नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया है। यह उनका 9वां बजट था और अगर अगली बार वह बजट पेश करती हैं तो वो मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड के बराबर अपने पेश करने वाली मंत्री बन जाएंगी। खैर, इन सब बातों के हम बाद में करेंगे। पहले आपको बता दें कि कल जो बजट आया है इससे आपको क्या लाभ मिलने जा रहा है, इससे आम लोगों को क्या लाभ मिलने जा रहा है। क्योंकि इनकम टैक्स में इस बार कोई छूट नहीं दी गई थी। यह बात हमने आपको पहले ही बताई थी कि इस बार इनकम टैक्स में सरकार कोई बदलाव नहीं करने जा रही है। पिछले साल पहले ही सरकार ने 12,75,000 तक कमाने वालों को जो है टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया था, इसलिए कोई टैक्स में छूट नहीं दी गई। जीएसटी में भी जो है वो पहले ही जीएसटी के रेट को कट किया गया। तो इस बार बजट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक आम आदमी के लिए, वो ये है कि भविष्य में आपको कारोबार करने के लिए लोन काफ़ी सस्ती दरों पर मिल सकता है। अब आप पूछेंगे कि लोन कैसे सस्ती दरों पर मिलेगा, चूंकि भारत को एक विकसित देश बनना है 2047 तक। अब इस विकसित देश बनने के लिए सरकार चाहती है कि भारत के हर एक आदमी को लोन जो है मुहैया कराया जाए थ्रू बैंक। अब देश में आज भी जो 35 करोड़ लोग हैं वो जो है बैंक क्रेडिट पे नहीं है, मतलब वो बैंक से उन्होंने आज तक कोई लोन नहीं लिया है। अब सवाल उठता है कि जब कोई बैंक से लोन ही नहीं लेगा और जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से आएगा। जब आप उद्यमिता नहीं करेंगे, कारोबार नहीं करेंगे तो देश विकास कैसे करेगा, हम विकसित देश कैसे बनेंगे। इसलिए इस बार बजट में सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए एक कमेटी का गठन करने का फैसला लिया है, जिसकी घोषणा कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में की है। लेकिन अब वो क्या करेगी कमेटी ये बताएगी कि बैंकों का आकार कैसे बड़ा हो। अब भविष्य में अब मान लीजिए हमको $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है तो उसके लिए हमको $30 ट्रिलियन से ज्यादा कर्ज भी चाहिए, लोगों को क्रेडिट होना चाहिए अगले 20 साल में। इतना कर्ज देना है तो इतना कर्ज कैसे दिया जाएगा। इसके लिए बैंक को बड़ा बनना होगा, बैंक को अपने साइज को बड़ा करना होगा, बैंक को लोगों को क्रेडिट, मैक्सिमम लोगों को क्रेडिट में देना होगा, आसानी से क्रेडिट देना होगा, सस्ती दरों पर क्रेडिट देना होगा और बिना किसी रुकावट के क्रेडिट देना होगा। तो इन तमाम चीजों के लिए ये जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट देगी सरकार को और आने वाले समय में आप सभी को सस्ती दरों पर लोन मिलेगा। सरकार मतलब अभी क्या होता है कि आप बैंक में लोन लेने जाते हैं, मान लीजिए अगर आपको कोई दुकान खोलना है, आपको कोई कारोबार करना है, आपको किसी चीज का उत्पादन करना है, कोई होटल खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है, तो बैंक इतनी आसानी से आपको कर्ज नहीं देता है। लेकिन ये चीजें अब खत्म होंगी। खत्म इसलिए होंगी कि सरकार चाहती है कि बैंक बिल्कुल सुगम हो जाए, बैंक लोगों के लिए बिल्कुल खुल जाए और मैक्सिमम लोग, भारत में अभी भी जो क्रेडिट रेशियो है वो काफी कम है, मतलब जो हमारा जीडीपी का है वो मैक्सिमम 50-55% जीडीपी का जो है वो बैंक क्रेडिट है। जबकि दूसरे देशों में अगर आप विकसित देशों की बात करें तो ये 100% से ऊपर है, जीडीपी का 100% से ऊपर बैंक कर्ज देता है उनको, अपने लोगों को। हमारे देश में सिर्फ 56% जीडीपी का जो है वो बैंक कर्ज देता है लोगों को। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि मैक्सिमम लोग कर्ज ले, आराम से उनको सस्ती दरों पर कर्ज ले और बैंक एक ऐसी पॉलिसी बनाए जो आम लोगों के हित में हो। और हालांकि डिपॉजिट पे आपको कोई ब्याज दर ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, लेकिन बैंक चूंकि ऑलरेडी म्यूचुअल फंड दे रही है और ये बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं बैंकों का, तो एक दूसरा आपको साइबर सिक्योरिटी से भी जो है छुटकारा दिलाने के लिए, जो आपके साथ फ्रॉड होता है उससे भी छुटकारा दिलाने के लिए सभी बैंकों में एक साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर जो है रखना मैंडेट किया जा रहा है। मतलब ये अनिवार्य होगा सभी बैंकों को कि आप अपने यहाँ एक साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर रखें। और उसके अलावा सरकार जो है काफ़ी कुछ बदलाव करने जा रही है बैंकों के काम धाम में, बैंकों की प्रक्रिया में, और उसको आसान बनाने जा रही है। क्योंकि अभी पब्लिक की शिकायत रहती है कि बैंकों में हमारे साथ ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, हमारा काम समय पर नहीं होता। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बैंक में एक कमी ये भी है, बैंक में ये दिक्कत ये भी है कि बैंक में स्टाफ का शॉर्टेज है। तो सरकार खैर इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रही है और सरकार का मेन उद्देश्य है कि भारत में कम से कम 4 ऐसे बैंक बनाए जाएं जो वर्ल्ड लेवल के हो। वर्ल्ड लेवल मतलब कि जिनका जो पोजीशन है वर्ल्ड के टॉप 20 बैंक्स में हो। आज भारत में कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो दुनिया के टॉप 20 बैंकों में शामिल है। एसबीआई जो है वो भी नहीं है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो देश का सबसे बड़ा बैंक है। लेकिन 2 बैंक को चिन्हित किया गया है, एसबीआई और एचडीएफसी। ये दोनों बैंक जो है उनको चिन्हित किया गया है और ये दोनों बैंक में वैश्विक स्तर के बैंक बनने की क्षमता है और इस दिशा में भी काम होगा। उसके अलावा बैंकों की संख्या भी बढ़ाई जाएंगी।
तो कुल मिलाकर जो है वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। हालांकि अभी ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय होगा, उसके बाद कमेटी जो है उस पर काम करेगी, फिर रिपोर्ट देगी, फिर सरकार जो है उस पर फैसला लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो है वो बैंकों में विनिवेश करने का जो फैसला था सरकार का उसको छोड़ दिया है। विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार जो है अपने फैसले पे कायम है। ये अलग बात है कि उसकी रफ्तार घटती बढ़ती रहती है, और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि बहुत जल्द, जैसे आईडीबीआई बैंक है, एलआईसी है, एलआईसी में भी जो है वो थोड़ा सा उनका विनिवेश हो सकता है। तो अभी कई संभावनाएं हैं। आरईसी पीएफसी जो था, रूरल जो इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन था, और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो बिजली प्लांट के लिए लगाने के लिए लोन मुहैया कराने का काम करती थी। खास करके आरईसी जो है वो ग्रामीण इलाके में बिजली जो है उसके लिए लोन देने का काम करती थी। लेकिन अब चूंकि नेचर बदल गया, अब जो गांव का विद्युतीकरण हो चुका है, गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन जो है मैक्सिमम देश के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, तो आरईसी का जो कमोबेश टारगेट था वो फुलफिल हो चुका है। तो इसलिए आरईसी और पीएफसी को एक बनाए जाने की बात है, और हो सकता है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक नाम होगा, और फिर उनका उद्देश्य वो बैंकिंग सेक्टर में भी आ जाएंगे। बहुत पहले इस बात को लेकर ऐसी चर्चा हुई थी, जो तब यूपीए की सरकार होती थी, कि आरईसी और पीएफसी को जो है बैंक का रूप दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये है कि अब इस पे भी सरकार तैयारी करेगी। अभी तो ये बजट में घोषणा हुई है, और अभी आपको पता ही है ये बजट जो होता है वो आगामी वित्त वर्ष के लिए है, यानी कि 2026-27 के लिए होता है। तो और 2026-27 का जो वित्त वर्ष है वो आगामी 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो उसमें जो है फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी हमारे आपके कि क्या क्या होगा। फिर आम आदमी के लिए एक ये भी है कि 1 अप्रैल से जो है न्यू इनकम टैक्स कोड जो है वो लागू हो जाएगा। उसमें आपको कोई बहुत बदलाव कुछ नहीं होने जा रहा है, टैक्स रेट भी नहीं बदलने जा रहा है, बस आपका फॉर्म जो है आईटीआर का वो छोटा हो जाएगा। उसके अलावा जो है आपको आईटीआर भरने में कुछ समय, जैसे अभी तक 31 जुलाई लास्ट डेट होता था, उसको 31 अगस्त किया जा सकता है। उसके अलावा अपडेटेड रिटर्न जो है आप भर सकेंगे, उसमें कुछ छूट दी गई है। जैसे क्या होता था पहले, अगर मान लीजिए हमने अभी 4 साल तक का आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। सपोज कीजिए हमने कोई रिटर्न भरा है, और अगर हमने अपनी आय पूरी नहीं दिखाई है, और इनकम टैक्स विभाग को शक हो जाता है कि हम जो हमारी आय है वो उससे हमारा रिटर्न मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसे में टैक्स विभाग हमको क्या करता है, एक मैसेज देता है या ईमेल करता है, और फिर हमको अपडेटेड रिटर्न भरने का मौका मिलता है, ताकि जो है हम अपने पेनल्टी या टैक्स विभाग की किसी भी कार्रवाई से बच सके। उसके लिए 4 साल, मतलब 4 साल तक पुराने समय के हम अपने टैक्स आईटीआर को रिवाइज कर सकते थे, अपडेटेड भर सकते हैं। लेकिन उसमें क्लॉज ये था कि अगर हमारे खिलाफ विभाग ने कोई कार्रवाई या जांच शुरू कर दी है तो हम अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते थे। लेकिन अब अगर विभाग ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है तो हम अपडेटेड रिटर्न भर सकेंगे। तो ये एक बड़ी राहत है। वैसे ही विदेश में अगर हमारी जो संपत्ति है उसको लेकर भी जो है राहत दी गई है। 6 महीने का सरकार एक विंडो लाएगी। उस 6 महीने के विंडो में अगर आपने फॉरेन में कोई एसेट रखा हुआ है तो आप उसको लीगल करवा सकते हैं और सरकार की कार्रवाई से बच सकते हैं, पेनल्टी से बच सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट से बच सकते हैं। आप उसमें 30% जो टोटल, लेकिन ये संपत्ति का जो मूल्य है वो मैक्सिमम 1 करोड़ होना चाहिए। 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति है वो, उसके लिए ये स्कीम नहीं लाई जा रही है। तो 1 करोड़ की संपत्ति अगर आपके है आपकी विदेश में, तो आप उसका 30% प्लस 30% यानी कि 60% जमा करके आप सरकार उस संपत्ति को सरकार के सामने वैध कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने विदेश में संपत्ति ले रखी है और आप अपने आईटीआर में उससे होने वाली इनकम पर टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया है कि उस संपत्ति क्या है, कहाँ है, तो भी उसको लीगलाइज करने का जो है सरकार स्कीम ला रही है। तो ये 6 महीने का एक विंडो होगा जिसमें आप अपने आपकी जो संपत्ति है, आपका जो एसेट है विदेश में, उसके बारे में सरकार को जानकारी दे सकते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार ने इस बजट में आम आदमी को या लोगों को राहत दी है। उसके अलावा कारोबारियों के लिए बहुत राहत है, कारोबारियों के लिए बहुत ईज ऑफ डूइंग है। सपोज कीजिए कोई आदमी आयात करता था किसी वस्तु का, तो पहले क्या होता था कि जो कस्टम ऑफिसर्स होते थे वो उसको चेक करते थे, वो उसको सर्टिफाई करते थे, तो फिर वो पोर्ट से बाहर निकलता था और आप बाजार में लाते थे। अब उसकी ज़रूरत नहीं होगी, एक ट्रस्ट बेस्ड काम होगा। मतलब जब इंपोर्ट होगा तो वो आप मान लिया जाएगा कि वो सही है और आप उस माल को बाहर ले सकेंगे। अगर उसको कोई ज़रूरत होगी, चेकिंग की बात होगी, उनको कोई शक होगा, तभी कुछ ऐसा होगा। अदरवाइज वो एक
ट्रस्ट बेस जो है वो काम होगा। तो कस्टम में सरकार ने वाकई में बहुत बड़ा बदलाव किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो वाकई में हुआ है कस्टम में। आप जीएसटी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पहले ही कहा था कि हमारा अगला कदम जो है, बड़ा रिफॉर्म जो है वो कस्टम में होने जा रहा है, और इस बार के बजट में वो दिख रहा है। कस्टम में इतने सारे परिवर्तन हुआ है, बहुत सारे जो कस्टम ड्यूटी थे, शुल्क थे, उनको समाप्त कर दिया गया है ताकि मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम हो सके और हम वैश्विक बाजार में, दुनिया के बाजार में compete कर सके, या घरेलू स्तर पे ही हमारी जो निर्माण लागत है वो कम हो सके। क्योंकि कस्टम से कोई, हालांकि कस्टम में ड्यूटी में रिलीफ देने से सरकार का जो रेवेन्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसमें अभी भी जो अगले साल के लिए, अगले वित्त वर्ष के लिए इनडायरेक्ट टैक्स का टारगेट रखा गया है वो बढ़ा ही हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन घरेलू स्तर पे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको बहुत राहत मिली है। कस्टम की जो प्रक्रियाएं हैं माल लाने में, ले जाने में, उसमें बहुत सारी रिलीफ दी गई है, उसको बिल्कुल आसान कर दिया गया है, सर्टिफिकेशन को ख़त्म कर दिया गया है। तो एक ट्रस्ट बेस्ड जो है वो काम सरकार ने कस्टम में भी लाया है, जो आम आपको दिखेगा अगले अप्रैल से, या अभी नोटिफाई हो जाएगा। तो ये एक तो ये है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग पर भी खासा जोर दिया गया है कि कैसे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए ताकि मैन्युफैक्चरिंग की जो हिस्सेदारी है वो जीडीपी में बढ़ाई जा सके। इसके लिए 7 प्रकार के जो मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष बल दिया जा रहा है, और इनको जो है उस पे, जैसे बायो फार्मा में अभी क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग कम ला पा रहे हैं, तो या प्रोडक्ट्स को, तो सरकार जो है बायो फार्मा एक बनाने से क्या होगा कि विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ भी बनेंगी। उसके अलावा मेडिकल फील्ड में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है उसका अनुसंधान होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, तो लोगों को नई नई चीज़ें जो है इलाज में सहूलियतें मिलेंगी। उसके अलावा जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया में उसको हम बेच सकेंगे। उसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के कच्चे आइटम, उसके लिए 40-45 हज़ार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। ओवन जो है, माइक्रो, अभी तक हम सिर्फ स्मार्टफोन बनाने में नंबर 2 हुए हैं विश्व में, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे लैपटॉप है, माइक्रोवेव है, ओवन है, पैड है, ये सब हम अभी भी ऑलमोस्ट इंपोर्ट ही करते हैं। तो ये सब भी भारत में बने, इसके लिए सरकार जो है इस बार स्कीम लेकर आई है। और उसके अलावा टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में भी बहुत सारे रोजगार निकलते हैं, उसको भी प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम लाई जा रही है। तो कुल मिलाकर 7 फील्ड जो है, केमिकल्स हैं, तो ऐसे चूँकि केमिकल्स जो है सेमीकंडक्टर में उसका बहुत इस्तेमाल होता है। रेयर अर्थ है, रेयर अर्थ के लिए हम चाइना पे निर्भर करते हैं मुख्य रूप से, और बीच में आपको पता ही होगा चीन ने कहा था कि हम आपको रेयर अर्थ देना बंद कर देंगे। तो ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं उनको जो है बहुत दिक्कत हो गई थी। तो अंत में, हालांकि अब रेयर अर्थ को लेकर हम पहले ही एक स्कीम लाए हैं और कैबिनेट से उसकी मंजूरी भी हो चुकी है। उसके लिए बाकायदा जो है स्कीम है कि हम आपको पैसा देंगे कंपनियों को, और वो अपना रेयर अर्थ का यहाँ डेवलप करेंगे। भारत में भी काफ़ी रेयर अर्थ है, लेकिन चूंकि हम चाहते हैं कि हम दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहे इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ये रेयर अर्थ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर के लिए, रेयर अर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईवी के लिए, वो चिप के लिए, और भी बहुत सारी जो आधुनिक उद्योग जो है, जिसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 से भी आगे माना जाता है, 5 में माना जाता है, उसमें जो चीज़ें आती हैं उसके लिए रेयर अर्थ बहुत ज़रूरी है। तो उसको भी काफ़ी हम फोकस किए हैं इस बार अपने बजट में। तो ये बजट जो है इस बार मैक्रो की जगह माइक्रो ज़्यादा दिख रहा है। माइक्रो मतलब कि सरकार कोई ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस ली हैं, छोटे छोटे डिसीजन मतलब कि जो आम तो तत्काल रूप से प्रभावित करेगा। चूँकि अभी जो स्थिति है, जो वैश्विक स्थिति है वो चुनौतियों भरी है। अभी जो है अमेरिका के अलावा, अमेरिका टैरिफ से तो हम जूझ ही रहे हैं, प्लस जियोपॉलिटिकल जो है वो काफ़ी जो है उथल पुथल दिख रहा है। ईरान, इजराइल, रूस, यूक्रेन, बहुत सारे देश जो है वो इन्वॉल्व हैं, अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, मतलब चारों तरफ जो है एक दूसरे से, कनाडा, सब एक दूसरे से इंगेज हो रहे हैं, सब तनाव में है। तो ऐसे में जो है भारत एक ऐसी नीति लेकर चलना चाहता है जिससे हमारी जो विकास दर है वो कायम रहे, हम 7% का ग्रोथ रेट ले सके। और इस बजट में पूरी कोशिश यही की गई है कि हम कैसे भी जो है वो अपने विकास दर को कायम रखें, उसको कंटिन्यू कर सके, और इसको ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। तभी छोटी छोटी चीज़ों को जो है एड्रेस किया गया है, माइक्रो लेवल पे बजट को देखा गया है, मैक्रो
लेवल पे बजट को नहीं देखा गया है जी। फिलहाल जो ज़रूरत थी उसको एड्रेस किया गया है कि हम अगर कैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते हैं, कैसे हम कॉस्ट कम कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, कैसे हम निर्यात में कम्पीट कर सकते हैं, तो ये इन सब चीज़ों पे फोकस किया गया। किन किन चीज़ों पे हम ध्यान दें तो हमारा रोज़गार ज़्यादा निकलेगा। तो चूँकि अभी हमारे यहाँ महंगाई कम है, ये एक हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए हम लोग इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अपने ग्रोथ रेट को कायम रखते हुए इसको ध्यान में रख के ही बजट बनाया गया है। नमस्कार।